केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा और प्रहार में आज सबसे पहले बात उस खूनी जंग की जहां पाकिस्तान ने काबुल में कत्लेआम मचा दिया। सोमवार रात पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर एक अस्पताल को कब्रिस्तान बना दिया। 400 बेगुनाहों की मौत से काबुल दहल उठा है, लेकिन पाकिस्तान इस खौफनाक सच को सिरे से नकार रहा है। लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि ईरान के समर्थन और सऊदी के सैन्य पैक के बीच फंसे पाकिस्तान ने खुद को बचाने के लिए अफगानिस्तान को बलि का बकरा बना दिया है। ये ध्यान भटकाने के लिए वो कदम है जहां अपनी नाकामी छुपाने के लिए मासूमों का खून बहाया गया। लेकिन कैसे पाकिस्तान की एक डाइवर्जन टैक्टिक्स उसे उल्टा ले डूबेगी, आपको बताने वाला। दूसरी खबर समंदर के उस चक्रव्यूह की है जिसमें दुनिया का सबसे मजबूत मुल्क अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। मिडिल ईस्ट में ईरान ने मिसाइलों का ऐसा जाल बिछाया कि महाशक्ति के पैर उखड़ने लगे। युद्ध से टूट चुके ट्रंप का कबूलनामा सामने आया है, जिसने वॉशिंगटन की बेचैनी को दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया है। ट्रंप अब खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें इस युद्ध में किसी की मदद ही नहीं मिल रही। क्या ट्रंप तेल का बहाना बनाकर इस महायुद्ध से बैकआउट करने की जमीन तैयार कर रहे हैं? क्या ट्रंप का डर अब उन्हें सरेंडर करने की ओर ले जा रहा है? इस पर भी पूरी डिटेल देंगे। और तीसरी खबर समंदर के उस डेथ जोन की है जहां से भारत के लिए जीत के सबसे बड़ी और सुकून वाली खबर आई। मिडिल ईस्ट में बारूद बरस रहा है, लेकिन इसी खौफनाक माहौल के बीच भारत के 3 जहाजों ने मौत के रास्ते को मात दे दी। ये ग्लोबल लेवल पर पीएम मोदी की उस साइलेंट डिप्लोमेसी का नतीजा है जिसने महायुद्ध के बीच भी तिरंगे के लिए रास्ता साफ करवा दिया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की घेराबंदी को चीरते हुए शिवालिक और नंदा देवी वतन लौट आए हैं। और तीसरा जहाज आज रात तक अपने बंदरगाह पर होगा। ये जहाज गैस का इतना बड़ा जखीरा लाए हैं कि करोड़ों भारतीयों के घरों में जलने वाला चूल्हा बुझने वाला नहीं है। वो तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए, जरूर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करने जा रहे हैं तालिबान के इंतकाम। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आज आपको बताएं विश्व में एक और नई जंग शुरू हो चुकी है। एक और जंग शुरू हो चुकी है और पहले ही आपको बताएं कि तस्वीर हम देख रहे थे कि कैसे वहां मिडिल ईस्ट में जंग चल रही थी, लेकिन अब एशिया में भी जंग शुरू हो चुकी है। और 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चलिए 2 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। तस्वीरें देखिए जहां ईरान युद्ध अभी थमा नहीं, हम देख रहे हैं, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। और अब एशिया में एक नई जंग शुरू हो गई है। मिडिल ईस्ट अभी तक सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड जहां बना हुआ है, तो वहीं अब रावलपिंडी भी किसी भी वक्त धमाकों का शोर वहां भी सुनाई दे सकता है, क्योंकि एक भूल मुल्ला मुनीर को बहुत भारी पड़ने वाली। तो ये 2 तस्वीरें देखिए जहां युद्ध अब ईरान के बाद एशिया में भी शुरू होता दिखाई दे रहा है। जंग शुरू हो चुकी है। दुनिया में खुले दिखाई दे रहे हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है। इस बीच इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच ये जंग चल रही है और एशिया में भी नई जंग छिड़ चुकी है। और इसकी तस्वीर आप देखिए जरा, ये वजह है तस्वीर जहां कल रात पाकिस्तान ने वो किया। आपको ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो कई आतंकी देश ही यहाँ पर कर सकता है, कोई आतंकी देश ये कदम उठा सकता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक अस्पताल को निशाना बनाया है। और ये धमाका काबुल में कल रात हुआ है, जहां नशे में डूबे मरीजों का इलाज किया जा रहा था। उस अस्पताल को कैसे राख कर दिया गया है आप तस्वीर में देख रहे हैं। और ये पाकिस्तानी कर सकते हैं। और आप देखिए ये स्ट्राइक्स जो की गई हैं, आपको दिखाएं जरा तस्वीर, हम ये दिखा रहे हैं। ये स्ट्राइक्स कितनी खतरनाक है। पूरा अस्पताल देखिए मलबे में तब्दील हो चुका है। बहुत खतरनाक तस्वीर है ये, आपको हम दिखा रहे हैं, जहां चारों तरफ आप देखिए तबाही का मंजर है। काबुल में ये तबाही पाकिस्तान की दी हुई है। पूरा का पूरा अस्पताल नेस्तनाबूद हो गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं काबुल में वो अस्पताल जहां 400 लोगों की मौत हुई है इस एयर स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तान ने की। और आपको दिखाएं इस
तस्वीर में जरा आप देखिए क्या हालात है। सब कुछ यहाँ पर धुआं धुआं मलबा होता दिखाई दे रहा है। अभी तक आपको बताएं कि यहाँ पर लोग जो फंसे हुए थे, जिनके शव फंसे हुए थे, उन्हें निकाला है और इससे अफगानिस्तान के जो पठान हैं उनका खून अब खौल चुका है। जिस तरह की ये स्ट्राइक ये पाकिस्तान की तरफ से की गई, उसके बाद जो अफगानिस्तान के पठान हैं उनका खून खौलता दिखाई दे रहा है। अभी तक धुआं उठ रहा है, आप ये देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर समझिए कि पाकिस्तान ने काबुल के अस्पताल को कब्रिस्तान बना दिया। 400 लोगों की मौत हुई। तो अब तालिबान ने भी रावलपिंडी को ड्रोन से दहलाया है। क्या पाकिस्तान खुद अपनी कयामत को न्योता दे रहा है? हम क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट से समझिए। मिडिल ईस्ट अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एशिया के एक और कोने में युद्ध छिड़ गया है। सोमवार की रात करीब 9 बजे काबुल में आसमान से मौत बरसने लगी। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों JF-17 और F-16 ने अफगानिस्तान की सरहदों को रौंदते हुए काबुल पर कारपेट बॉम्बिंग कर दी। लेकिन इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि निशाने पर कोई आतंकी ठिकाना नहीं बल्कि बेगुनाहों का एक अस्पताल था। काबुल का ओमिद नशा मुक्ति अस्पताल, जो कभी लोगों को नई जिंदगी देता था, वो अब एक सामूहिक कब्रिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक में 400 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर वो मरीज थे जिनका इलाज चल रहा था। तालिबान इसे मानवता के खिलाफ अपराध बता रहा है, जबकि पाकिस्तान के हुक्मरान इसे महज एक अफवाह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन मलबे के नीचे दबी वो 400 लाशें पाकिस्तान के झूठ की गवाही दे रही हैं। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी जेट्स के निशाने पर अफगान रक्षा मंत्रालय और खुफिया एजेंसी का हेडक्वार्टर भी था, लेकिन डरपोक पाकिस्तानी सेना ने एक निहत्थे अस्पताल को चुनकर अपनी कायरता का सबूत दिया। इस हमले के बाद अब 1 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर हो चुके हैं। बॉर्डर पर हालात ऐसे हैं कि कभी भी एक फुल स्केल वॉर छिड़ सकती है। लेकिन तालिबान चुप बैठने वालों में से नहीं। काबुल में हुई अपनी मौतों का बदला लेने के लिए तालिबान ने रावलपिंडी को दहला दिया है। खबर है कि तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के गढ़ रावलपिंडी के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। यानी अब ये जंग बॉर्डर से निकलकर पाकिस्तान की मिलिट्री हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गई है। काबुल में बेगुनाहों का खून बहाकर पाकिस्तान ने सिर्फ सीमा पार नहीं की, बल्कि अपनी मौत का दरवाजा खोल दिया है, जिसे अब बंद करना नामुमकिन है। रावलपिंडी के मिलिट्री ठिकानों पर हुए ड्रोन धमाके तो बस एक ट्रेलर है, क्योंकि अब पाकिस्तान के वजूद को उसी भस्मासुर से खतरा है जिसे उसने खुद पाला पोसा था। ये सिर्फ जंग नहीं, पाकिस्तान के लिए कयामत की शुरुआत है, जहां काबुल के नुकसान का हिसाब इस्लामाबाद की तबाही से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब कल रात पाकिस्तान ने कैसे अपने डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया है, ग्राफिक्स के जरिए पूरी बात आपको बताते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग चल रही है। हवाई हमलों से दोनों देशों में खौफ का माहौल बना हुआ है और दोनों देश एक दूसरे पर बारूद बरसा रहे हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सिविलियंस को निशाना बनाया। पाकिस्तानी स्ट्राइक्स में अफगानिस्तान में लाशें बिछ गई हैं। पाकिस्तान ने काबुल में एक अस्पताल पर बमबारी की। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि यह नशा छुड़वाने का अस्पताल था। अस्पताल पर हवाई हमले में कम से कम 400 लोगों के मारे जाने की जानकारी है और इस हमले में लगभग 250 के करीब लोग घायल हुए। इसी बीच पाकिस्तान ने सभी आरोपों का खंडन किया है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने ऐसा कोई हमला नहीं किया, लेकिन हकीकत क्या है वो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। पाकिस्तान अब इस हमले को लेकर पछता रहा होगा, क्योंकि अब तालिबान बड़े सिरे पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। और आप समझिए कि अब पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी है। अफगानिस्तान में सेना ने हथियार उठा लिए हैं, तो वहीं अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स ने भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को बेनकाब कर दिया गया। एक बार फिर पूरी दुनिया इसी पर चर्चा कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान का चरित्र यही रहा है, आतंक को बढ़ावा देने के लिए। और अब तो वो बेगुनाहों को भी निशाना बनाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। आतंकियों का काम यही होता है और यही चरित्र पूरे पाकिस्तान का है।
अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स कुछ दिन पहले ही काबुल के इस अस्पताल में पहुंचे थे, जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, जहां उन्होंने मरीजों से मुलाकात की थी और उन्हें उम्मीद दी थी कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर अपने घर जा सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने आज उनसे उनकी ये उम्मीद छीन ली है, जिस तरह का अटैक ये किया गया। आपको ये कुछ दिन पहले की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां क्रिकेटर्स पहुंचे थे और उनसे मुलाकात की थी और उन्हें भरोसा दिलाया था कि वो जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर का रुख कर सकते होंगे। लेकिन इसके बाद अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स कैसे, आपको बताएं, बरस पड़े हैं। किसने क्या कहा है, जानकारी हम आपको देते हैं, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आ रहा है जिस तरह की ये घटना हुई है। देखिए, राशिद खान, उन्होंने कहा कि इसे वॉर क्राइम कहा जाए। नागरिकों और मेडिकल सुविधाओं पर हमले की उन्होंने कड़ी निंदा की है। दूसरा चेहरा है इब्राहिम जादरान, उन्होंने लिखा है कि आज रात मैंने काबुल में एक बड़ा धमाका सुना, काबुल दर्द में। रहमानुल्लाह गुरबाज कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर ये जो अटैक हुआ है उसको लेकर वो कह रहे हैं कि रमजान में हॉस्पिटल पर बमबारी, मानवता आखिर कहाँ है, सवाल पूछ रहे हैं। नवीन उल हक, उन्होंने पाकिस्तानी हमले की तुलना गाजा और इजराइल से की और कहा कि पाकिस्तानी रिजीम और इजराइल में कोई फर्क नहीं है। वहीं मोहम्मद नबी में उन्होंने भी कहा कि नागरिक मौतों पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि ये जो हमले हो रहे हैं ये ब्रूटल एक्ट उन्होंने बताया इन हमलों को। तो उनकी भी नाराजगी यहाँ देखी जा रही है। और सिर्फ अफगानिस्तान के ही क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है इस लिस्ट में, बल्कि पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी भी इस खतरे को समझ चुके हैं। वो खुलकर बता रहे हैं कि कैसे मुल्ला मुनीर ने पूरे पाकिस्तान को संकट में डाल दिया। उन्हें जो पाकिस्तान के ऊपर काबिज है, आसिम मुनीर, आसिम खंजीर, आसिम यजीद, जो भी आप उसको बोलना चाहें, आपको खुली इजाजत है, क्योंकि ज़हनी मरीज जो इमरान खान आसिम मुनीर को कहता है, उसने काबुल में हमला करवाया है पाकिस्तान की एयरफोर्स से, बिल्कुल उस मॉडल के ऊपर जिस तरह इजराइल की एयरफोर्स गजा के ऊपर हमले करती है, और अस्पताल जो है वो निशाना बनाया गया है। और आपको बताएं कि अफगानिस्तान में हुए इस नरसंहार पर भारत ने भी दो टूक पाकिस्तान को निशाने पर लिया है। भारत ने कहा है कि काबुल के अस्पताल पर बर्बर अटैक हुआ। नरसंहार को सैन्य अभियान कहना गलत है, भारत ने यह क्लियर कहा। अफगानिस्तान की संप्रभुता पर यह हमला है, क्षेत्रीय शांति के लिए यह सीधा खतरा खड़ा हो गया है और नागरिकों को निशाना बनाना बंद किया जाना चाहिए। पीड़ित परिवारों के साथ गहरी संवेदना भारत ने व्यक्त की और भारत अफगानिस्तान की जनता के साथ खड़ा है, ये भी भरोसा दिलाया गया है। और पाकिस्तान को उसकी हैसियत आपको बताएं, आज सिर्फ भारत ही नहीं बता रहा, बल्कि पाकिस्तान की आवाम भी अपने आर्मी चीफ के सच को समझ चुकी है और खुलकर नारे लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है डेथ टू पाकिस्तान। आप खुद सुनिए इस तस्वीर में क्या नारे लगाए जा रहे हैं, कैसे खुलेआम कहा जा रहा है। अब आपको बताएं कि ये लड़ाई ना बहुत पुरानी और अलग अलग पहलुओं को लेकर, सिर्फ एक पहलू को लेकर नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये लड़ाई क्यों है, इसे भी आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। आपको बताएं, ये जो दोनों देश हैं, आप ये देख रहे हैं, ये जो डुरंड लाइन आप देख रहे हैं, ये जो दोनों देश हैं, इनके बीच ये खिंची डुरंड लाइन 2640 किलोमीटर लंबी है। ये डुरंड लाइन जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बॉर्डर है और दोनों देशों की सेनाओं के बीच डुरंड लाइन पर कई बार भीषण गोलीबारी हो चुकी है इस पूरे इलाके में, और इसमें दोनों तरफ से सैनिक मारे गए। और यहाँ से आपको बताएं, पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की भी घटनाएं होती हैं, वो सीधे अंदर चले जाते हैं। पाकिस्तान ने घुसपैठ रोकने के लिए फेंसिंग भी लगाई, लेकिन तालिबान ने इसका विरोध किया है। तालिबानी सरकार इस बॉर्डर को, इस पूरे बॉर्डर को अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानती है, तो इस सीमा को लेकर, डुरंड लाइन को लेकर भी यहाँ विवाद है। लेकिन इस बार आपको बताएं, इस डुरंड लाइन की नहीं, इस बार मामला कुछ और था। क्या मामला है, जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। आप जरा इस तस्वीर को देखिए। दरअसल मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ आपको यहाँ बैठे दिख रहे हैं, ये मुसीबत में फंस गए। एक मुसीबत से निकलने के लिए उन्होंने दूसरी मुसीबत मोल ले ली, क्योंकि खामनेई के साथ उनके पुराने रिश्ते रहे हैं, जो हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं। शहबाज शरीफ के हाथ कैसे बंधे, कैसे सामने बैठे आप देख रहे हैं। तो वहीं सऊदी अरब से दूसरी तस्वीर देखिए, पैसा लेकर सेना का ये सौदा कर चुके हैं और फंस चुके हैं, क्योंकि जंग में किसकी तरफ से हथियार ये उठाएं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जंग तो छिड़ चुकी है पूरे मिडिल ईस्ट में। अब इन्होंने इधर भी हामी भरी हुई है, उधर से भी पैक्ट किया हुआ है, और ऐसे में इनको समझ नहीं आ रहा कि ये रास्ता कहां का लें। और यही वजह है कि खुद को बचाने के लिए लग रहा है कि पाकिस्तान को ये युद्ध में झोंकना चाह रहे हैं।
देखिए पाकिस्तान किस तरह सऊदी अरब और ईरान के बीच के प्रेशर से खुद को मुक्त कर पूरा ध्यान भटकाना चाहता है। ग्राफिक्स के जरिए चलिए पूरी डिटेल हम आपको देते हैं, बताते हैं पूरी कहानी क्या है। देखिए काबुल में हुई एयर स्ट्राइक ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ सैन्य हमला है या एक सोची समझी साजिश है, ये सवाल है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान की डाइवर्जन स्ट्रैटेजी लगती है, यानी ध्यान हटाने वाली स्ट्रैटेजी लगती है। दरअसल पाकिस्तान इस समय दोहरे दबाव में फंसा हुआ है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का दबाव है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान खुलकर उनके पक्ष में खड़ा हो जाए। दूसरी तरफ ईरान के साथ उसके देश के अंदर की भावनाएं, जहां बड़ी संख्या में लोग ईरान के समर्थन में नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा जब खामनेई की मौत हुई थी, जब उनकी हत्या की गई थी, कैसे कराची में प्रदर्शन हुए थे। लेकिन सऊदी अरब के साथ सैन्य पैक्ट सबसे बड़ी सरदर्दी बन गया पाकिस्तान की, क्योंकि सऊदी पर हमले का जवाब पाकिस्तान को भी देना है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो सैन्य पैक्ट का उल्लंघन हो जाएगा और ऐसी स्थिति से निकलने के लिए पाकिस्तान ने युद्ध का रास्ता चुना। पाकिस्तान जो चाल चल रहा है इसे ही डाइवर्जन थ्योरी कहा जाता है, यानी ध्यान कहीं और खींचना। यहाँ सरकार की कोशिश पूरे नैरेटिव को बदलने की है ताकि उसे इस युद्ध में किसी एक की साइड लेनी ही ना पड़े। वो खुद युद्ध में है, वो ये पूरी दुनिया को बताएंगे और इस पूरे चक्कर से बच जाएंगे। कम से कम अभी यही सोच रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की भटकाऊ चाल का असली अंजाम क्या होगा, एक्सपर्ट से हमने समझने की कोशिश की। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। तो इस तरह से ये अफगानिस्तान के ऊपर जो उन्होंने हमला करके उनके 400 निर्दोष लोगों की जान ली है हॉस्पिटल के अंदर, ये एक बहुत जबरदस्त घातक है। और ये एक स्ट्रैटेजी के तहत वो ध्यान भटकाना चाहते थे सऊदी अरेबिया का, ये बोल के कि देखिए हम ऑलरेडी एक कंट्री के साथ वॉर कर रहे हैं तो आपके पास कैसे आ सकते हैं। परंतु अब वहां पे ये कहानी नहीं चलेगी, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमला करके इनको एक बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है जो पाकिस्तान हजम नहीं कर पाएगा। देखिए सऊदी अरब और ईरान से पीछा छुटाने के लिए मुल्ला मुनीर ने जो काम किया है, अब इसका अंजाम सिर्फ रावलपिंडी नहीं बल्कि इस्लामाबाद को भी भुगतना होगा, क्योंकि इस बार पठानों के सर पर कफन बन चुका है। अब क्या होने वाला है, चलिए जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, आपको बताते हैं। देखिए काबुल में धमाके कर पाकिस्तान अब बुरा फंस चुका है, क्योंकि काबुल के पठानों का खून अब खौल था। तालिबान ने पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खा ली है। तालिबान ने साफ कहा है कि अब बातचीत नहीं है। तालिबान सरकार अब इस नरसंहार का बदला लेगी और बदला कैसे लिया जाएगा इसकी जानकारी भी दी गई है। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद पूरा प्लान बता चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का हमला एक नया पैटर्न था, जहां अफगान हवाई क्षेत्र का भी उल्लंघन किया गया है। ऐसे बयानों से साफ है कि तालिबान अब चुप नहीं बैठेगा और शायद अब उसके गुरिल्ला मुनीर को खून के आंसू रुलाएंगे। इसकी तैयारी, इसकी प्लानिंग शायद इस वक्त अफगानिस्तान में हो रही होगी। और आज पाकिस्तान को यूएन में रुलाने का काम तो भारत ने भी किया, जहां यूएन में सरेआम पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया गया है। पाकिस्तान कैसे दुनिया भर में मुसलमानों का असली दुश्मन है, फैक्ट्स के साथ बता दिया गया। ये बयान जरा ध्यान से सुनिएगा। I stress that it is important for the UN to take note of the rising trend and dangers of weaponizing religious identity and instrumentalizing it to serve narrow political ends by state and non-state actors alike. India's western neighbor is an excellent example of fabricating imaginative tales of Islamophobia in their neighborhood. One wonders what would brutal repression of Ahmadiyyas in this country be termed, or the large-scale refoulement of the helpless Afghans or air-bombing campaigns in this holy month of Ramadan. तो सुना आपने कैसे पाकिस्तान को यूएन में भारत ने लताड़ लगाई और तगड़ी लताड़ लगाई है। सऊदी और ईरान भी दोनों तरफ से खींच रहे हैं और उन सबके बीच अब वो अफगानिस्तान से जंग की भूल कर बैठा है, जबकि इसका अंजाम क्या होगा ये अफगानिस्तान के इतिहास में छिपा है। क्या कहता है इतिहास, चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान अब तक कोई युद्ध नहीं हारा है। आपको बताएं अफगानिस्तान मध्य और दक्षिण एशिया के चौराहे पर है और ये कई साम्राज्यों के लिए एक बड़ा युद्ध क्षेत्र हमेशा से रहा है। लेकिन इसके बावजूद अफगान को कोई हरा नहीं पाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आज तक हरा नहीं पाया कोई। 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य से युद्ध इन्होंने लड़ा। 1839 में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर भी इन्होंने लड़ी। ये युद्ध अंग्रेजों के लिए काफी ज्यादा विनाशकारी साबित हुए थे, बहुत नुकसान पहुंचाया था। 1979 में आपको बताएं सोवियत संघ ने आक्रमण किया और मुजाहिदीन लड़ाकों ने एक दशक तक ये जंग लड़ी थी, एक दशक 10 साल। 1989 में
सोवियत सेना वापस लौटने को मजबूर हो गई और 2001 के बाद अमेरिका भी अफगानिस्तान के अंदर घुसा, ये तो हम सभी जानते हैं। और 20 सालों तक का वो युद्ध था। 20 सालों तक अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान में बनी रही। वैश्विक समर्थन के बावजूद ये मिशन विफल ही रहा। 2021 में अमेरिकी सेना को भी यहां से वापस लौटना पड़ा आखिरकार। और सोचिए, तब भी अफगानिस्तान ने अपनी जो लड़ाई है, अपनी जो जंग है, वो बिल्कुल नहीं छोड़ी ही नहीं और उनको भगा कर दम लिया। पाकिस्तान हर जंग हारा तो वहीं अफगानिस्तान हर जंग जीता। ऐसे में इस युद्ध के बाद पाकिस्तान का क्या हाल होगा? क्या पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में है? क्या पाकिस्तान निपटने वाला है? एक्सपर्ट्स इसको लेकर क्या कहते हैं, आप सुनिए। अफगानिस्तान का अगर आप इतिहास उठा के देखें तो अफगानिस्तान बहुत बड़े बड़े साम्राज्यों की कब्रगाह है। वहां पे ब्रिटिश नहीं टिक पाए, अमेरिकन नहीं टिक पाए, रशियन नहीं टिक पाए, क्योंकि उनके अंदर इंटेग्रिटी बहुत भरी है और वो बहुत ही हर चीज को एक अपने कैरेक्टर के हिसाब से चलते हैं और गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट हैं। और जो वहाँ की टेरेन है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ पे किसी भी फॉरेन आर्मी का लड़ पाना असंभव है। तो ये कहना कि पाकिस्तान वहाँ पे कोई ऑफेंसिव लॉन्च कर सकता है, आउट ऑफ क्वेश्चन। हाँ, एयर रेड कर सकता है, जो कर रहे हैं। और अफगानिस्तान के पास जो एयरफोर्स है वो ना के बराबर है। शायद कुछ ड्रोन्स हैं जो अमेरिकन छोड़ के चले गए थे। उसके अलावा जो उनकी क्षमता है वो है गुरिल्ला टैक्टिक्स। और गुरिल्ला टैक्टिक्स के चलते अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखा सकते हैं कि पाकिस्तान की पीढ़ियां याद रखेंगी। तो देखिए, पाकिस्तान एक नई जंग शुरू कर अपने ताबूत गिनने की तैयारी में है, तो वहीं मुल्ला मुनीर के सुपरवाइजर डोनाल्ड ट्रंप भी युद्ध की लपटों से तिलमिला उठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की दबी जुबान साफ बताती है कि उनके दिमाग में सीज फायर ही चल रहा है, यही चल रहा है उनके दिमाग में। और यही वजह है कि कल तक मदद भेजने की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब खुद मदद मांग रहे हैं। वो यूरोपीय देशों के सामने हाथ फैला रहे हैं, अपने युद्धपोत को जंग में भेजने की बात कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप को मदद के नाम पर क्या मिला, आगे बताएंगे। उससे पहले युद्ध में फंसे ट्रंप के ताजा हाल जरा आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी वही स्थिति है जहां सबसे पहली तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। किस तरह बगदाद में अमेरिका की एम्बेसी पर, आप इस तस्वीर में देखिए, ईरान का बारूद बरसा है। बगदाद की इस एम्बेसी पर कल रात ड्रोन से हमला हुआ। एक अमेरिकन काउंटर रॉकेट, आर्टिलरी और मोर्टार सिस्टम ने ईरानी शाहिद 136 को रोकने की कोशिश में कई 100 राउंड फायर किए, लेकिन धमाके को कोई रोक ही नहीं सका। आप इस तस्वीर को देखिए। बगदाद में इस अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट और कम से कम 5 ड्रोन से हमला किया गया था। और इस हमले को ईरान युद्ध के बाद सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। मतलब इस युद्ध में ईरान अपना जो गियर बदल रहा है, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से रिवर्स गियर लगाने की तैयारी में दिख रहे हैं, क्योंकि ईरान इस समय टॉप गियर में गाड़ी चला रहा है। कम से कम तस्वीर यही बता रही है। फैल रहा है पूरा इलाका। ये बगदाद है और यहाँ पर यूएस दूतावास को, एम्बेसी को निशाना बनाया जा रहा है। और एम्बेसी देखिए, एम्बेसी का मतलब है अमेरिका पर अटैक, क्योंकि एम्बेसी को जनरली जो देश होते हैं वो अपनी जमीन मानते हैं। और ये तस्वीर आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ईरान की ताकत का राज, उसकी जनता जो युद्ध के बीच सड़कों पर उतरकर साफ कह रही है कि ना तो समझौता करेंगे और ना ही सरेंडर करेंगे, बल्कि आखिरी सांस तक अमेरिका से युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि खून का बदला खून से लिया जाना चाहिए। ये उद्घोष वहां की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। तो देखा आपने कितना बड़ा हुजूम सड़कों पर उतरा हुआ है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी डर सता रहा है।
ट्रंप ईरान की शक्ति को कभी समझ ही नहीं पाए और इसका भुगतान अब अमेरिकी सेना को करना पड़ रहा है। और यही वजह कि अब ट्रंप की खुद उनकी वजह से उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं कि ईरान ताकतवर है, वो झुक सकते थे लेकिन इन्होंने हमें शॉक कर दिया। आप खुद सुनिए ट्रंप का कबूलनामा। Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, you know, they fought back. They could have yielded. But think of it, if we weren't around, they had tremendous power. They had thousands of missiles, most of which we've terminated. देखिए, आप सुन रहे हैं ट्रंप की बयानों में आपको कुछ बदलाव दिख रहा होगा। ट्रंप का जो ये डर आपको दिखाई दे रहा है ये स्वाभाविक है, क्योंकि आसमान की जंग जैसे ही समंदर में पहुंची, डोनाल्ड ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। समंदर में ट्रंप का बेड़ा आग का गोला बन चुका है। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और यही तस्वीरें ट्रंप को जंग से एग्जिट करने पर मजबूर कर रही हैं, क्योंकि नुकसान बहुत भारी हो रहा है। इतना हो रहा है जितना ट्रंप ने शायद सोचा नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था। लेकिन एग्जिट करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप हर पत्ते को आजमा लेना चाहते हैं और यही वजह है कि अब वो यूरोपीय देशों को एहसान गिना रहे हैं और इस एहसान के बदले उनसे मदद भी मांग रहे हैं। आप बयान सुनिए। We strongly encourage other nations whose economies depend on the Strait far more than ours. You know, we get less than 1% of our oil from the Strait, and some countries get much more. Japan gets 95%. China gets 90%. Many of the Europeans get quite a bit. South Korea gets 35%. So we want them to come and help us with the Strait. ट्रंप के शब्दों में बड़ा खेल है। ट्रंप एक ही दिन में एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले कहते हैं कि यूरोपीय देशों को साथ आना चाहिए, तो वहीं चीन जैसे देशों को हॉर्मूज पर अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए और युद्धपोत भेजने चाहिए। कुल मिलाकर वो मदद ही मांग रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो अपने पुराने सहयोगियों पर सिर्फ इसलिए भड़क जाते हैं क्योंकि वो मदद नहीं भेज रहे हैं। आप उनका ये वाला बयान सुनिए। And I've been a big critic of all of the protecting of countries because I know that we'll protect them, and if we ever needed help, they won't be there for us. I've just known that for a long period of time. तो ट्रंप के दिमाग में मदद को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? आपने बयान सुने ना उनके, और क्या ट्रंप को सही में अपने ही दोस्तों से धोखा मिल रहा है? चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल इस पर दे देते हैं, आपको बताते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही दोस्तों से खफा नजर आ रहे हैं। उन्होंने सहयोगियों से हॉर्मूज पर युद्धपोत भेजने के लिए कहा था, लेकिन जवाब में उनके अपने देशों ने ही साफ इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप अब खिसियाहट में दोस्तों को ही धमका रहे हैं। साथ ही ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि यह हमारी जंग नहीं है। ब्रिटेन के पीएम ने भी कहा कि यूके व्यापक युद्ध में नहीं घुसेगा। इटली के विदेश मंत्री ने कहा कि कूटनीतिक जीत ही एक रास्ता है। वही फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी मदद से इनकार कर दिया। ऐसे में ट्रंप अब मदद मांगने का दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि यूएस का सिर्फ 1% तेल यहां से आता है हॉर्मुज से, लेकिन बाकी देशों के लिए ये प्रतिशत कहीं ज्यादा है। वो डर दिखा रहे हैं, तेल का डर दिखा रहे हैं और इसके जरिए इन देशों को इस जंग में खींचना चाहते हैं, यानी मदद मांगने का ये दूसरा तरीका। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह दूसरे देशों की मदद चाहते हैं। वो इस जंग में अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि अब ईरान भी खुलकर कह रहा है कि ट्रंप का ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नहीं बल्कि एपिक फियर है। सुनिए। The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as epic fear instead of epic fury. देखिए, अब ईरान कुछ बड़ा करने की तैयारी में है, क्योंकि अब वो इस जंग में इस्लामिक देशों को भी खींच लेना चाहता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं अब आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। और दुनिया के जो तमाम मुस्लिम देश हैं उनको एक छत के नीचे ईरान
लाना चाहता है, इसके लिए तैयारी उनकी तरफ से तेज हो गई है। ईरान के लिए क्या अब ये देश लड़ेंगे, ये चर्चा चल रही है, क्योंकि अब ईरान चाहता है कि इस जंग में जिस तरह से मिडिल ईस्ट पर अटैक्स हुए हैं और उसके बाद किसी भी देश ने यूएस बेसेस को हटाने की बात नहीं कही, जबकि ईरान ने कहा था कि ये हमले इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि यूएस को जगह दी गई है और ऐसे में इन्हें हटाया जाना चाहिए। लेकिन क्या अब मुस्लिम देश इस लेटर के बाद, ये जो चिट्ठी भेजी गई है इसके बाद क्या अब ये मुस्लिम देश भी ट्रंप से लड़ने वाले हैं? हम आपको डिटेल अब ग्राफिक्स के जरिए देने वाले हैं, क्योंकि इसकी पूरी कहानी अलग है। ईरान ने क्या कहा है मुस्लिम देशों से, मुस्लिम ब्रदरहुड को कैसे पुकारा है, चलिए पूरी जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, ईरान में जो युद्ध में जान माल की भारी तबाही हो रही है, जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरह से ईरान अटैक्स कर रहा है, अब तक इस वॉर में आपको बताएं 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान का ये आंकड़ा है। इनमें से अकेले ईरान में ही 1440 से ज्यादा मौतें हुई हैं और ऑयल रिजर्व और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो रहा है, क्योंकि अटैक्स तो हो रहे हैं, बदस्तूर हो रहे हैं। ईरान भी पूरी क्षमता के साथ जवाब दे रहा है, ये हम देख रहे हैं, तस्वीरें भी आ रही हैं। लेकिन अब ईरान के सुरक्षा सचिव अली लारिजानी ने एक पत्र लिखा है, जिनको लेकर खबर चल रही है लारिजानी को लेकर कि उन पर अटैक हुआ है, उनका एक पत्र जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और ये पत्र दुनिया के मुसलमानों के नाम पर लिखा गया, इसी तरह से एड्रेस किया गया है। उन्होंने इसमें इस्लामिक मुल्कों से 6 सवालों के जवाब मांगे, 6 सवाल उनकी तरफ से पूछे गए हैं। पत्र में लिखा है कि ईरान पर छल पूर्वक हमला किया गया है, ये क्लियरली लिखा है, लेकिन किसी इस्लामी सरकार ने ईरान की सहायता नहीं की। सवाल पूछा है उन्होंने। पत्र में लिखा है कि अगर मुसलमान की पुकार का जवाब आप नहीं देते तो तुम धर्म के मुताबिक किस तरह के मुसलमान होने पर सवाल उठाए लारिजानी ने। उन्होंने आगे लिखा कि इस्लामी दुनिया के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मतलब ईरान अब मुस्लिम ब्रदरहुड को जगा रहा है, उन्हें याद दिला रहा है कि हम सब एक हैं। अगर ऐसा होता है तो ये जंग अमेरिका बनाम मुस्लिम वर्ल्ड हो जाएगी। अगर ये सारे देश साथ आ जाते हैं, जिनको पत्र लिखकर 6 सवालों के जरिए लारिजानी ने एक तरह से मुस्लिम ब्रदरहुड को जगाने की कोशिश की है। लेकिन आप समझिए कि मुस्लिम देश क्या ईरान का साथ देंगे? इसको लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। जो आपको बताया, अमेरिका से अरब देशों ने अनुरोध किया है ईरान के खिलाफ हमले जारी रहे। ये कहा ईरानी सैन्य क्षमता को कमजोर करके जंग रोके। अभी जंग रुकने से अरब देशों को ईरान से डर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकता है ईरान। अरब देश ये कह रहे हैं, ये देखिए, ये तो चिट्ठी से उल्टा असर हुआ है। वो कह रहे हैं कि कमजोर कर दीजिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ईरान बहुत मजबूत है। जिस तरह से मुकाबला कर रहा है ईरान, उसके बाद अब ये देश, अरब देश ये कह रहे हैं कि आप इन्हें कमजोर कर दीजिए और उसके बाद ही जंग रोके। ईरानी जो सैन्य क्षमता है उसे कमजोर करके ही जंग रोके। अभी जंग रुकने से अरब देशों को ईरान से डर है। यानी ईरान ने ये बता दिया है कि वो जो पूरा मिडिल ईस्ट है उसमें सबसे ताकतवर देश इस वक्त ईरान ही है, और यही वजह है कि अरब देशों को डर लग रहा है। वो कह रहे हैं कि सैन्य क्षमता को कमजोर करके ही जंग रोके। और इस बीच आपको बताएं, एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही है, तेल अवीव में ईरानी मिसाइल का टुकड़ा गिरा है। ये बड़ी खबर, ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइलें दागी थी, तो ईरानी मिसाइल का टुकड़ा यहाँ पर गिरा है तेल अवीव में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि इंटरसेप्शन लगातार इन मिसाइल्स का हो रहा है और उसके बाद ईरानी मिसाइल का टुकड़ा गिरा। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए धमाका हो रहा है, आप आवाज भी सुन पा रहे हैं। तेल अवीव में ईरानी मिसाइल का टुकड़ा गिरा है, जिसके बाद ये ब्लास्ट जो आपको हम तस्वीर में दिखा रहे हैं लाल घेरे में, आप देखिए, और वहां पर आपको ट्रक्स खड़े दिख रहे हैं। हो सकता है आवाजाही हो रही है, उस दौरान ये धमाका देखा गया है। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया इस वक्त किस तरह से अलग अलग धड़ों में बटी हुई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ युद्ध शुरू कर दिया है, मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी तबाही चल रही है, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन भारत ने इसी मुश्किल हालात में अपने लिए रास्ता तैयार किया और एक बार फिर बड़ी पिक्चर दिखाई है कि डिप्लोमेसी के जरिए कैसे मुश्किल से मुश्किल घड़ी में अपने देश की जो चीज़ें हैं, अगर ये कहें कि उनकी ज़रूरतें हैं या उनका सम्मान सुनिश्चित किया जा सकता है। ये भारत ने
एक बार फिर दिखाएं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपको बताएं एक और जहाज आ गया है। आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि कल हमने आपको दिखाया था कैसे शिवालिक आए और आज ये नंदा देवी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और जहाज जो सुरक्षित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जहां किसी भी जहाज का आना ऐसा है इस वक्त जैसे कि मौत के मुंह से निकल कर आना, और वही तस्वीर यहां हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नंदा देवी भी एलपीजी लेकर आ गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये भी पहुंच चुका है भारत और ये बड़ी तस्वीर है। ये मेरे ख्याल से हमारे पड़ोसी देशों को भी दिक्कत देने वाली तस्वीर है, क्योंकि ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत है। ये ग्लोबल परसेप्शन जो भारत का है, जो बिल्डअप हो चुका है, उसकी तस्वीर है। नंदा देवी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और कल देखिए, कल जो हम आपको जिक्र कर रहे हैं नंदा देवी हमने आपको दिखा दिया। अगली तस्वीर अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अगली तस्वीर शिवालिक की है। ये देखिए, ये शिवालिक की तस्वीर है जो कल हमने जिसकी शुरुआत प्रहार की इसी तस्वीर से की थी, क्योंकि ये उतना ही अहम है। ये एलपीजी लेकर आया 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी, और इतनी ही एलपीजी आज नंदा देवी भी लेकर आ गया है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और ये बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि बाकी देशों में लाले पड़े हुए इस समय दिक्कत तो यही है कि उनका जो गैस है, ऑयल है, वो पूरी तरह से फंसा हुआ है। लेकिन हमारे लिए देखिए, ये दो तस्वीरें पूरी कहानी कह रही हैं कि भारत की डिप्लोमेसी, भारत की कूटनीति, साइलेंट जो हमारा एक तरह का स्टाइल है बातचीत करने का, साइलेंट डिप्लोमेसी जो है, वो कैसे सेफ पैसेज तैयार कर रही है डेथ जोन से, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इस वक्त पूरी दुनिया डेथ जोन कह रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि अमेरिकी जो शिप्स गुजर रहे थे लेकर उनका क्या हश्र हो रहा है, लेकिन भारत के शिप्स आ रहे हैं। अभी 22 जहाज और हैं, शुरुआत हो चुका है, शुरुआत यहाँ हो चुकी है। और आपको एक और तस्वीर दिखा, अगर आप सोच रहे हैं कि 2 जहाजों तक ही सीमित है, तो ऐसा नहीं। अगली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जगलाड़की है, ये अगला जहाज है जो आने वाला है। तीसरा जहाज उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रास्ते में है, और रात तक बताया जा रहा है कि ये भारत पहुंच जाएगा। ये रात तक भारत पहुंच जाएगा, और ये तिरंगे की ही शक्ति है, क्योंकि ये तिरंगा लगा हुआ है इन जहाज़ों पर, और इन्हीं तिरंगे की मदद से, तिरंगे की शक्ति से ये जहाज आ रहे हैं। तो देखिए, 2 एलपीजी जहाज ईरान से मौत का रास्ता पार कर भारत पहुंच गए हैं, जिससे देश के 6.5 करोड़ सिलेंडर भरेंगे। कैसे जंग के बीच मोदी की डिप्लोमेसी जीत रही है, इस रिपोर्ट से समझिए। युद्ध के शोर के बीच भारत के लिए राहत की सबसे बड़ी खबर आई है। मिडिल ईस्ट के बारूदी समंदर से करोड़ों भारतीयों के लिए खुशखबरी लेकर 2 महाबली जहाज वतन लौट आए हैं। ईरान इजराइल की भीषण जंग के बीच मौत का रास्ता कहे जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर भारत का जहाज शिवालिक, जहां कल मुंद्रा पोर्ट पहुंचा, तो आज नंदा देवी ने भी सुरक्षित वापसी कर ली है। इन 2 जहाजों का सुरक्षित आना सिर्फ गैस की डिलीवरी नहीं, बल्कि समंदर में भारत की कूटनीति का वो लोहा है जिसे आज पूरी दुनिया मान रही है। अब गणित समझिए, ये दोनों जहाज अपने साथ करीब 93,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आए हैं। ये मात्रा इतनी ज्यादा है कि इससे देश के 6.5 करोड़ घरेलू गैस सिलेंडर्स को रिफिल किया जा सकता है। यानी जब दुनिया युद्ध की वजह से ईंधन की किल्लत से जूझ रही है, तब भारत ने करोड़ों परिवारों के लिए रसोई गैस का बैकअप सुरक्षित कर लिया है। ये सब मुमकिन हुआ है भारत की जबरदस्त डिप्लोमेसी की वजह से। प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत का ही असर है कि जंग के मैदान बने हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों को सेफ पैसेज मिला। शिवालिक और नंदा देवी के बाद अब तेल टैंकर जगलाड़की भी तेजी से मुंद्रा की ओर बढ़ रहा है। फारस की खाड़ी में फंसे 22 जहाजों और 611 भारतीयों पर भारत सरकार की सीधी नजर है। सरकार की कोशिश है कि इन्हें भी सुरक्षित वापस लाया जा सके। कुल मिलाकर भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हालात चाहे कितने भी खौफनाक क्यों ना हो, अपने लोगों की सुरक्षा और अपनी सप्लाई चेन को बचाना भारत को बखूबी आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, भारत को बखूबी पता है कि राष्ट्र को सर्वोपरि कैसे रखना है, कैसे जो पूरा मैकेनिज्म है वो भी स्मूथली चलता रहे, और जो जहाज फंसे हुए हैं, जो नाविक फंसे हुए हैं, उन पर भी पैनी निगाह रखी जा रही है कि उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाए। और यही डिप्लोमेटिकली कहें कि भारत की ग्लोबल लेवल पर जीत और परसेप्शन बिल्डिंग आप कह सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं, जहां आपको बताएं इजराइल के होलोन शहर पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने होलोन शहर पर मिसाइल अटैक किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान लगातार वेव्स मिसाइल की दाग रहा है, और अब जो जानकारी मिल रही है, होलोन सिटी पर यह अटैक हुआ है। ईरानियन आर्मी ने मिसाइल लॉन्च की है।
तो नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश ईरान की तरफ से भी लगातार चल रही है। ये तस्वीर आपको होलोन सिटी की दिखा रहे हैं, जरा सुनिए कैसे धमाके हो रहे हैं। धुएं का गुबार आपको दिख रहा है, ये शोर आपको सुनाई दे रहा है। ये आफ्टर अटैक की तस्वीरें हैं। लगातार ये बड़ी जानकारियां भी सामने आ रही हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो हम आपको बताते हैं कि जंग के बीच ईरानी नौसेना प्रमुख ने बड़ी चेतावनी दे दी है कि दुश्मनों पर घातक जवाबी हमले होंगे। ईरान ये कह रहा है कि दुश्मनों को सजा मिलकर रहेगी। तो ईरान के नौसेना प्रमुख ये कह रहे हैं, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ज्यादा टेंस हो सकता है। नौसेना प्रमुख की तरफ से बड़ी बात कही गई है कि घातक जवाबी हमले होंगे, दुश्मनों पर सजा मिलकर रहेगी। अब जब नौसेना प्रमुख ये कह रहे हैं तो आप समझ जाइए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब आवाजाही और मुश्किल होने वाली है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत के लिए मुश्किल नहीं होने वाली। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब लौट रहे हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।